हेलो नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद हमारी क्लास हो रही है दोस्तों, बीच में किसी कारणवश नहीं हो पाई, लेकिन दोस्तों अब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता रेगुलर आपको एक क्लास यहाँ पर मिलती रहेगी। दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम यहाँ पर हरियाणा जीके चालीसा शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों इसके लिए हमने जो बालाजी महाराज है, सालासर बालाजी महाराज, उनसे दुआ मांगी है कि इस बार मेरा हर एक पढ़ने वाला दोस्त भाई बहन जॉब लग जाए। और दोस्तों उन्होंने अपने आशीर्वाद के रूप में हमें अपनी गदा दी है, और जो भी इस हरियाणा जीके सीरीज को पढ़ कर जाएगा उसका सिलेक्शन 100% होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर हरियाणा जीके को टॉपिक वाइज करेंगे, और दोस्तों जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पीछे एग्जाम में आए हैं या आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे हम यहाँ पर करेंगे। दोस्तों आप इस क्लास को पूरी शिद्दत से देखना और साथ के साथ नोट करते रहना। और दोस्तों आज हमारे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा गठन। दोस्तों आज हम हरियाणा के गठन के बारे में पढ़ेंगे, और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं यहाँ पर नोट करके लाया हूँ। तो आइए दोस्तों हमारी आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। दोस्तों माता रानी का नाम लेकर हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माता दी। दोस्तों माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों हमारा यहाँ से पहला ही क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम में बना है और आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले कि हरियाणा पुराने समय में किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो दोस्तों हरियाणा पुराने समय में किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो पुराने समय में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा था। तो दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा पुराने समय में सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। और दोस्तों अगर वर्तमान में पूछ ले कि वर्तमान में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा है, तो दोस्तों वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा है। वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा है। दोस्तों अगर पुराने समय में पूछ ले हरियाणा किस नदी के किनारे बसा था, तो दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे बसा था। और वर्तमान में पूछ ले तो हरियाणा किस नदी के किनारे बसा है, तो दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा है। और दोस्तों जो सरस्वती नदी है इसको ऋग्वेद काल में सरस्वती नदी को वेदों की पवित्र नदी कहा जाता था। वेदों की पवित्र नदी माना जाता था। पवित्र नदी माना जाता था। दोस्तों जो सरस्वती नदी है ऋग्वेद काल में इसको वेदों की पवित्र नदी माना जाता था। और दोस्तों ऋग्वेद काल में हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता था। तो दोस्तों ऋग्वेद काल में हरियाणा को रज हरियाणे के नाम से जाना जाता था। दोस्तों यहाँ से 4 क्वेश्चन बन चुके हैं कि पुराने समय में हरियाणा किस नदी के किनारे बसा था। तो सरस्वती नदी के किनारे बसा था। सरस्वती नदी को वेदों की पवित्र नदी माना जाता है। और दोस्तों रज हरियाणे ऋग्वेद काल में हरियाणा को रज हरियाणे के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा है। दोस्तों बात आती है 1756-57 में। 1756-57 में हरियाणा जो है वो मराठों के अधीन था। हमारा हरियाणा मराठों के अधीन था। 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन था। और दोस्तों उसके बाद 14 जनवरी एग्जैक्ट डेट है ये 14 जनवरी 1761 को 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। कब हुआ था दोस्तों? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। दोस्तों ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। दोस्तों ये युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली ने जीत लिया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार हुई थी। और दोस्तों इस युद्ध के बाद भारत से पूरी तरह से मराठों का पतन हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बना था कि मराठा शक्ति का पतन भारत से कब हुआ था। तो 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हरियाणा से मराठा शक्ति का पतन हो गया। लेकिन दोस्तों हरियाणा जो है वो अभी भी मराठों के अधीन था। हमारा हरियाणा अभी भी मराठों के अधीन था। 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। और एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए कब, कहाँ, किस जगह पे हुआ था। 14 जनवरी 1761 को किस जगह पे हुआ था। तो दोस्तों काला अंब एक जगह है पानीपत में, वहां पर ये पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और दोस्तों इसमें मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों सदाशिवराव भाऊ ने।
सदाशिवराव भाऊ ने मराठों का नेतृत्व किया था। इस युद्ध में मराठे हार गए। और दोस्तों सदाशिवराव भाऊ कौन है? ये वही है जिन्होंने थानेश्वर के शिव मंदिर का, थानेश्वर जिसको अभी हाल में थानेश्वर बोला जाता है, कुरुक्षेत्र में है, थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। और दोस्तों इसका निर्माण करवाया था पुष्यभूति ने। जो स्थानेश्वर का शिव मंदिर है उसका निर्माण करवाया था पुष्यभूति ने। और जो सदाशिवराव भाऊ है उसने स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों इसके बाद 1803 ईस्वी में एक सुरजी अंजन गांव, ये दोस्तों महाराष्ट्र का गांव रहेगा, सुरजी अंजन दोस्तों सुरजी अंजन गांव की एक संधि होती है। दोस्तों ये कहाँ का गांव रहेगा? महाराष्ट्र का गांव रहेगा। दोस्तों सुरजी अंजन गांव की एक संधि हुई। इसमें मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया। तो अंग्रेजों को कब बेचा था? 1803 में अंग्रेजों को बेच दिया था। और दोस्तों ये कौन सा मराठा था जिसने इस संधि को किया था? तो दोस्तों दौलत राव सिंधिया ये मराठा था जिसने सुरजी अंजन गांव की संधि अंग्रेजों के साथ की थी। और दोस्तों इसने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया। और दोस्तों इसके बाद जो 1803 में हरियाणा को तो अंग्रेजों को बेच दिया तो दिल्ली पर भी अधिकार अंग्रेजों का हो गया। लेकिन दोस्तों अगर ये क्वेश्चन बना था कि हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1809-10 में हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार कब हुआ था हरियाणा पर? तो दोस्तों ये 1809-10 में हुआ था। 1803 में एक सुरजी अंजन गांव की संधि हुई। इस संधि के तहत दौलत राव सिंधिया जो मराठा था उसने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया। लेकिन दोस्तों हरियाणा पर अंग्रेजों का पूर्णतः अधिकार कब हुआ था? तो दोस्तों 1809-10 में हुआ था। दोस्तों इसके बाद बात आती है 1857 की। लेकिन दोस्तों बीच में 1835 में हरियाणा जो है किसके पास था? तो हरियाणा 1835 में हरियाणा किसका भाग था? तो दोस्तों ये हरियाणा जो है मध्य प्रदेश का भाग था। हरियाणा 1835 में 35 तक जो है मध्य प्रदेश का भाग था। और दोस्तों 1835 के बाद ये उत्तर प्रदेश का पार्ट बना दिया। उत्तर प्रदेश का पार्ट हरियाणा को बना दिया था। और दोस्तों 1857 की क्रांति तक हरियाणा उत्तर प्रदेश का पार्ट था। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि 1857 की क्रांति के समय हरियाणा किसका भाग था? तो दोस्तों हरियाणा उत्तर प्रदेश का भाग था। और दोस्तों इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब का पार्ट बना दिया। तो पंजाब का पार्ट कब बना दिया था दोस्तों? ये 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को पंजाब का पार्ट बना दिया था। दोस्तों इसके बाद जो 1857 की क्रांति की बात है, ये 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 1857 की क्रांति की जो डेट रखी गई थी वो रखी गई थी 31 मई 1857 रखी गई थी। लेकिन दोस्तों ये शुरू कब हो गई? 1857 की क्रांति शुरू कब हुई थी? तो दोस्तों ये हो गई थी 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को जो क्रांति है वो शुरू हो गई। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि क्रांति शुरुआत कहाँ से हुई थी? दोस्तों अगर भारत से पूछी जाए तो मेरठ यूपी से हुई थी। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ यूपी से हुई थी। और दोस्तों अगर हरियाणा में पूछ ली जाए कि हरियाणा में कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों ये अम्बाड़ा कैंट से हुई थी। दोस्तों इस क्रांति को हम जीत नहीं सके। क्यों नहीं जीत सके? क्योंकि दोस्तों जो हमारे घर में थे वही गद्दार थे, तो ये क्रांति हमारी सफल नहीं हुई। तो दोस्तों आप सोच सकते हो अगर घर में ही आपके गद्दार हो तो किस तरह से आप सफल हो सकते हो। वही काम यहाँ पर हुआ। दोस्तों हमारे जो घर में थे वही गद्दार थे। एक श्याम सिंह था। हम इसको गद्दार भारतीय बोल सकते हैं। इसने क्रांति की सूचना वो अंग्रेजों को दे दी। इसने 1857 की क्रांति की सूचना अंग्रेजों को दे दी, जिससे हम इस क्रांति को हार गए। दोस्तों अंग्रेज जो है इस क्रांति को दबाने में सफल हो गए। और दोस्तों दूसरा जो है कुछ रियासतें थी, पंजाब की कुछ रियासतें थी, उन्होंने भारतीयों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया, जिस कारण हम क्रांति को हार गए। तो दोस्तों वो कौन सी रियासतें थी? पंजाब की कुछ रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो दोस्तों वो थी जींद, नाभा और पटियाला। ये रियासतें थी, इन्होंने भारतीयों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया। दोस्तों एक और रियासत थी ताउडू रियासत।
दोस्तों तावड़ी रियासत है ये कहाँ की थी, ये मेरठ की थी। और दोस्तों इसने भी जो है अंग्रेजों का साथ दिया था, जिस कारण हम 1857 की क्रांति को हार गए। और दोस्तों अब अंग्रेजों को पता चल गया कि अब इन भारतीयों में ही एकता नहीं है, उनको पता चल गया कि ये जो भारत वाले हैं यही आपस में लड़ रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने इस बात का फायदा उठाया और दोस्तों इसके लिए अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो। दोस्तों ये नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो। दोस्तों क्योंकि अंग्रेज समझ गए थे कि इन भारतीयों के अपने आप में एकता नहीं है, ये आपस में लड़ सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए उन्होंने फायदा उठाया और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिस कारण हमारा भारत देश जो है वो अंग्रेजों का गुलाम हो गया। दोस्तों आप ये इस चीज को, हर एक चीज जो आपको यहाँ पे लिखवाई जा रही है, आप इसको साथ ही साथ नोट करते रहना। दोस्तों हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, अगर आने वाले एग्जाम में भी पक्का यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद 1857 की क्रांति को तो हम हार गए। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला भारतीय कौन था। तो दोस्तों कौन था जो इस क्रांति में पहले शहीद हुआ था, तो दोस्तों वो था मंगल पांडे। मंगल पांडे इस क्रांति में शहीद होने वाले पहले भारतीय थे। और दोस्तों इसके बाद 1858 में हरियाणा को पंजाब का पार्ट बना दिया। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब का पार्ट बना दिया। पंजाब वालों को खुश करने के लिए हरियाणा को पंजाब का पार्ट बना दिया। और दोस्तों इसके बाद बात आती है 1926 की। 1926 में दोस्तों 1926 में मुस्लिम लीग का एक दिल्ली अधिवेशन हुआ। मुस्लिम लीग का एक दिल्ली अधिवेशन हुआ। दिल्ली में इनका एक अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों इस अधिवेशन के अंदर स्वागत समिति के एक अध्यक्ष थे। स्वागत समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों, पीरजादा मोहम्मद हुसैन थे। दोस्तों इन्होंने पंजाब से अलग हरियाणा की मांग को उठाया था, लेकिन दोस्तों इनकी बात नहीं सुनी गई। इसके बाद दोस्तों 1928 की बात आती है। 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। दोस्तों सर्वदलीय एक सम्मेलन हुआ था 1928 में। और दोस्तों इसके अंदर सभी दलों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में सभी दलों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस ने इसमें हिस्सा लिया था। और दोस्तों दूसरा मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया था। और दोस्तों इसके अंदर आर्य समाज ने हिस्सा लिया था। आर्य समाज ने इसमें हिस्सा लिया था। जनसंघ ने इसमें हिस्सा लिया था। हिंदू महासभा ने इसमें हिस्सा लिया था। लगभग सभी दलों ने इसमें हिस्सा लिया था। और दोस्तों इसके अंदर जो महात्मा गांधी जी और दोस्तों दूसरे हैं महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना पंजाब से अलग हरियाणा गठन की मांग को उठाया। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आर्य समाज, जनसंघ और हिंदू महासभा इससे ये सहमत नहीं हुए। और दोस्तों इसके बाद बात आती है 1931 की। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। दोस्तों इसको इंग्लिश में पूछ लिया जाए तो आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरी आरटीसी हुई थी। दोस्तों ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी लंदन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, लंदन में हुई थी। इसके अंदर जो भारत के सचिव थे जोफरी, उन्होंने हरियाणा गठन की मांग को उठाया, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई। दोस्तों इसके अंदर महात्मा गांधी जी गए थे। और दोस्तों जो एक अंग्रेज अधिकारी था चर्चिल, उसने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर और देशद्रोही फकीर कहकर बुलाया। इसके अंदर जो सेकंड राउंड टेबल हुआ था, आरटीसी हुई थी, इसके अंदर जो है महात्मा गांधी जी गए थे। वहां पर एक ब्रिटिश अधिकारी था चर्चिल, उसने महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर और देशद्रोही फकीर कहा। गांधी जी इस आरटीसी को छोड़ के वापिस भारत आ गए। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो आरटीसी है वो 3 हुई थी, टोटल आरटीसी 3 हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 1930 में, 1931 में, 1932 में। दोस्तों इसको पूरा ध्यान से नोट कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा कि आरटीसी 3 हुई थी, तो दोस्तों ये कहाँ पर हुई थी, तीनों ही आरटीसी लंदन में हुई थी। दोस्तों जो गांधी जी है वो दूसरे आरटीसी में गए थे, दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें गांधी जी गए थे। और दोस्तों जो तीनों आरटीसी में, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे, तो एकमात्र व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, भीमराव अंबेडकर।
भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। लेकिन महात्मा गांधी जी 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें गए थे। दोस्तों मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि जो 1926 में मुस्लिम लीग का एक दिल्ली अधिवेशन हुआ उसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। दोस्तों उन्होंने पंजाब से अलग हरियाणा गठन की मांग को मांगा लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। दोस्तों उसके बाद 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, सभी दलों का एक सम्मेलन हुआ, लेकिन दोस्तों इसके अंदर भी जो आर्य समाज, जनसंघ और हिंदू महासभा है ये इससे सहमत नहीं हुए। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना ने पंजाब से अलग हरियाणा गठन की मांग को उठाया, लेकिन दोस्तों जो आर्य समाज है, जनसंघ है, हिंदू महासभा है वो इससे खुश नहीं हुए, इससे सहमत नहीं थे। इसके बाद दोस्तों जो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुए थे, तीनों लंदन के अंदर हुए दोस्तों 1930 में, 31 में और 32 में। इसके अंदर जो महात्मा गांधी है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे जो 1931 में हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर जो भीमराव अंबेडकर है वो गए थे। और दोस्तों इसके अंदर जो एक चर्चिल था, ब्रिटिश अधिकारी चर्चिल, इसने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर और देशद्रोही फकीर कहा। और दोस्तों जो भारतीय सचिव थे इसके अंदर जोफ्री, उन्होंने हरियाणा गठन की मांग को उठाया था लेकिन इनकी भी नहीं सुनी गई। इसके बाद दोस्तों एक 1932 में देशबंधु गुप्ता थे, देशबंधु गुप्ता थे। दोस्तों ये बहुत बड़े नेता थे। दोस्तों इन्होंने भी पंजाब से अलग हरियाणा गठन की मांग को उठाया लेकिन दोस्तों इनकी भी नहीं सुनी गई। यानी कि 1926 से 1932 तक किसी की भी मांग को नहीं माना गया था। दोस्तों इसके बाद आपको मैं बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बना था कि 15 अगस्त 1947 या भारत आज़ादी के समय हरियाणा किसका भाग था? तो दोस्तों हरियाणा पंजाब का पार्ट था। आज़ादी के समय हरियाणा किसका भाग था? तो दोस्तों ये पंजाब का भाग था। भारत आज़ादी के समय हरियाणा पंजाब का भाग था। दोस्तों इस समय जो पंजाब के सीएम थे वो थे गोपीचंद भार्गव थे। और दोस्तों जो गोपीचंद भार्गव है इनका संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों इनका संबंध सिरसा हरियाणा से है। सिरसा हरियाणा से गोपीचंद का संबंध है। और दोस्तों ये भारत आज़ादी के समय पंजाब के सीएम थे। दोस्तों इसके बाद 1948 में एक संत थे, संत तारा सिंह। दोस्तों इन्होंने एक अलग से सिख राज्य की मांग की थी। और दोस्तों जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोस्तों उन्होंने बताया कि अगर आप पंजाबी सूबे की मांग कर रहे हो, कल को हिंदू अपने हिंदू सूबे की मांग करेंगे, ईसाई अपने की करेंगे, दोस्तों इस प्रकार तो बंटवारा हो जाएगा, इसलिए इन्होंने इनकी भी नहीं सुनी। और दोस्तों इसके बाद 1949 में पंजाब के जो सीएम बने थे भीमसेन सच्चर, पंजाब के सीएम भीमसेन सच्चर बने थे। दोस्तों इन्होंने 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला दिया, सच्चर फार्मूला। तो दोस्तों सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू हुआ। दोस्तों इस सच्चर फार्मूला के अंदर हरियाणा को 2 भागों में बांटने की बात कही गई, एक हिंदी भाषा क्षेत्र और दूसरा पंजाबी भाषा क्षेत्र। हरियाणा को 2 भागों में बांटने की बात कही गई, एक हिंदी भाषा क्षेत्र और दोस्तों दूसरा पंजाबी भाषा क्षेत्र। दोस्तों जो इसके अंदर अंबाला से जो नीचे का एरिया है वो हिंदी भाषा क्षेत्र में शामिल किया गया था। दोस्तों जो हिंदी भाषा क्षेत्र है इसमें पहली लैंग्वेज हिंदी और दूसरी पंजाबी रहेगी। और दोस्तों जो पंजाबी भाषा क्षेत्र था इसमें पहली लैंग्वेज पंजाबी थी और दूसरी हिंदी थी। लेकिन दोस्तों इसमें हरियाणा और पंजाब वाले दोनों ही इससे सहमत नहीं हुए, क्योंकि आपको पता है हरियाणा वाले हरियाणवी बोलते हैं, उनको तो वैसे भी पंजाबी समझ में नहीं आती। तो दोस्तों इससे हरियाणा और पंजाब दोनों ही खुश नहीं हुए। दोस्तों इसके बाद बात आती है 1953 की। 1953 में एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए तो 29 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया। राज्य पुनर्गठन आयोग आया। दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे इसके फजल अली। इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। तो दोस्तों इसका दूसरा नाम था, इस आयोग का दूसरा नाम था फजल अली आयोग। दोस्तों इस आयोग के अंदर 3 सदस्य थे। तो दोस्तों कौन कौन थे वो? फजल अली थे, दूसरे थे इसमें कुंजरू थे, और तीसरे थे इसमें
पानीकर थे। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? 29 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। इसका दूसरा नाम था फजल अली आयोग। दोस्तों इसके अंदर 3 सदस्य थे, फजल अली, कुंजरू और पानीकर, 3 सदस्य थे। और दोस्तों इस जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया, इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, इसके अंदर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो दोस्तों ये संविधान संशोधन कौन सा था? ये था 7वां संविधान संशोधन था। और दोस्तों इसके अंदर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। लेकिन दोस्तों इसके अंदर भी हरियाणा को 2 भागों में बांटने की बात कही गई, एक हिंदी भाषा क्षेत्र और दूसरा पंजाबी भाषा क्षेत्र। लेकिन दोस्तों इसके अंदर भी हरियाणा और पंजाब वाले दोनों ही सहमत नहीं हुए। और दोस्तों जो उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग आया, उस समय हरियाणा को पेप्सू कहा जाता था। हरियाणा को पेप्सू कहा जाता था, पटियाला एंड ईस्ट यूनियन स्टेट। और दोस्तों पेप्सू की राजधानी क्या थी? तो पेप्सू की राजधानी थी शिमला। और दोस्तों इसके बाद बात आती है 1956 की। 1956 में पंजाब के सीएम थे प्रताप सिंह कैरो थे। दोस्तों ये भी नहीं चाहते थे कि हरियाणा पंजाब से अलग हो, क्योंकि दोस्तों ये भी नहीं चाहते थे, क्योंकि इनको पता था कि अगर हरियाणा पंजाब से अलग हो गया तो इनकी पावर जो है वो कुछ कम हो जाएगी। तो इसलिए ये भी नहीं चाहते थे कि हरियाणा पंजाब से अलग हो। दोस्तों उसके बाद 1960 में एक संत थे फतेह सिंह। दोस्तों संत फतेह सिंह थे, इन्होंने भी पंजाब से अलग हरियाणा गठन की मांग को उठाया था। और दोस्तों इसके लिए इन्होंने अनशन कर दिया। और दोस्तों आपको याद है 1948 में संत तारा सिंह थे, उन्होंने भी अलग से अपने एक सिख राज्य की मांग को उठाया था। तो दोस्तों यहाँ पर संत तारा सिंह आ गए। और दोस्तों संत तारा सिंह आ गए और संत फतेह सिंह को बोले अभी तेरा भाई जिंदा है, यानी अभी तेरा भाई जिंदा है और आपको अनशन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो संत तारा सिंह है, उन्होंने इनका अनशन तोड़वाकर खुद अनशन पर बैठ गए। और दोस्तों इसके बाद उनका कोई अनशन तोड़वाने वाला नहीं आया और उन्होंने खुद ही अनशन तोड़ लिया। और दोस्तों इसके बाद 1965 में बात आती है 1965 की। 1965 में संत फतेह सिंह ने दोबारा से हरियाणा गठन की मांग को उठाया। 1965 में संत फतेह सिंह ने हरियाणा गठन की मांग को उठाया। और दोस्तों इस बार इन्होंने जलकर मरने की चेतावनी दे दी। और दोस्तों इसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। तो दोस्तों उस समय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, दोस्तों वो इनके पास आए और इन्होंने उनको समझाया कि अभी तो युद्ध शुरू हो गया है, आपकी बात को युद्ध के बाद मान लिया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हम युद्ध जीत गए। और दोस्तों इसके बाद 23 सितंबर 1965 में पंजाब लोकसभा के अध्यक्ष थे। कौन बने थे दोस्तों? हुकुम सिंह बने थे। और दोस्तों हुकुम सिंह बने थे। और दोस्तों इन्होंने पंजाब से अलग हरियाणा गठन की मांग के लिए एक समिति की मांग की। और दोस्तों जो हुकुम सिंह है, इनकी अनुशंसा पर ही हरियाणा का गठन हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो हुकुम सिंह की अनुशंसा पर हरियाणा का गठन हुआ था। दोस्तों इसके बाद 23 अप्रैल 1966 को एक समिति बनी थी, जेसी शाह समिति। दोस्तों इस समिति के अंदर 3 सदस्य थे, जेसी शाह, एम फिलिप और दोस्तों एक थे एस दत्त। और दोस्तों इसको जो है हरियाणा पंजाब सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसने पंजाब और हरियाणा की सीमा को निर्धारण किया था। तो दोस्तों 23 अप्रैल 1966 को जो एक जेसी शाह समिति बनी थी, और दोस्तों एक किसकी अनुशंसा पर हरियाणा का गठन हुआ था? हुकुम सिंह की। दोस्तों इन्होंने हरियाणा गठन के लिए एक समिति की मांग की थी। तो हरियाणा का गठन जो हुकुम सिंह है, इनकी अनुशंसा पर हुआ था। और 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह समिति बनी। तो दोस्तों जो जेसी शाह समिति है, इसने हरियाणा गठन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। दोस्तों इसके बाद
31 मई 1966 को 31 मई 1966 को जे.सी. शाह समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी। अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी 31 मई 1966 को। दोस्तों ये बनी कब थी समिति? 23 अप्रैल 1966 को जे.सी. शाह समिति बनी थी। और दोस्तों इसके बाद 31 मई 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी। दोस्तों इसके बाद 18 सितंबर 1966 को 18 सितंबर 1966 को जो संसद है उसने इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। मंजूरी कब दे दी थी दोस्तों? मंजूरी दे दी जो 18 सितंबर 1966 को संसद ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। दोस्तों इस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दोस्तों इन्होंने जो हरियाणा गठन की जो रिपोर्ट थी उस पर साइन किए थे। इन्होंने इस पर साइन किए थे। कब किए थे दोस्तों? 18 सितंबर 1966 को। और दोस्तों इसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार हरियाणा का गठन हुआ था। और जो हरियाणा है इसको पंजाब का 35.18% हिस्सा दिया गया था। और क्षेत्रफल पूछ ले तो कितना है दोस्तों? ये रहेगा क्षेत्रफल में ये रहेगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। और अगर दोस्तों मील में पूछ ले तो 1,70,70 स्क्वायर मील। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो भारत का कितने % हिस्सा था ये? तो भारत का था दोस्तों ये 1.34% हिस्सा जो है हरियाणा को दिया गया था। और दोस्तों ये हरियाणा जो है 18वें संविधान संशोधन के तहत बना। कौन सा संविधान संशोधन था ये? 18वां संविधान संशोधन था। अगर दोस्तों 18वां ना आए तो हम 7वां भी कह सकते हैं, क्योंकि 7वां जो संविधान संशोधन 1956 में हुआ था जिसमें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। या 18वां ना मिले तो 7वां भी अगर ऑप्शन में हो तो आप निशान लगा सकते हो। तो दोस्तों हरियाणा जो है भारत का 17वां राज्य बना था। संविधान संशोधन 18वां था और भारत का ये 17वां राज्य बना था। और दोस्तों इस प्रकार जो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हरियाणा का गठन किस आधार पर हुआ था? तो भाषा के आधार पर हरियाणा का गठन हुआ था। दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने यहाँ पर कर लिए हैं। दोस्तों एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप बस पूरी शिद्दत से इस क्लास को अगर 2 बार देख लोगे तो हर चीज़ आपको साथ की साथ याद हो जाएगी। दोस्तों जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा के जिले। हम हरियाणा के जिलों के बारे में पढ़ेंगे, उनका गठन कब हुआ था। जैसे हरियाणा गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे: गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। दोस्तों जो ये कहता है उनको याद नहीं होते, आपका भाई आपको याद करवाएगा। दोस्तों बस आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर हमारी क्लास जब भी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।